अब हम शुरू कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। अब ये एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। जो फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो भी एक क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस क्या होते हैं? मेल में, और ओवरीज इन फीमेल, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? गैमेट्स। और वो गैमेट्स कौन से हैं? स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया। हमने जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़ी थी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमने दो तरह की सेल्स देखी थी, एक तो सर्टोली सेल्स देखी थी और दूसरी हमने देखी थी स्पर्मेटोगोनिया। तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं विच प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं बेटा। एक तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स एंड oogenesis इन फीमेल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो दैट बिगिंस एट प्यूबरिटी। और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ध्यान रखना, ये शुरू कब होता है? प्यूबरिटी के टाइम पे। oogenesis की जब हम डिस्कस करेंगे तो oogenesis जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। टाइमिंग्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कोई पॉइंट कहीं शुरू होता है, कोई बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है, फिर बर्थ के बाद, फिर कोई पॉइंट प्यूबरिटी के बाद शुरू होता है। एंड इवन आप देखोगे जो oogenesis है वो फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होती है। लेकिन मेल्स में ऐसा कुछ नहीं है। मेल में सिंपल सी प्रोसेस है और ये कब शुरू होती है? प्यूबरिटी के टाइम पे। द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन द नंबर। उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, वो अपने आप को क्या करती है? नंबर में इंक्रीज। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चीज याद रखते चलना कि किसकी प्लॉइडी क्या है, वेदर हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है। तो यहां से जितनी भी चीजें पढ़ेंगे ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में भी और नीट में भी बड़े अच्छे से पूछे जाते हैं कि इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, हैप्लॉइड रहेगा या डिप्लॉयड रहेगा, जो भी कुछ है। Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes, that is 23 pairs. Some of the spermatogonia called primary spermatocytes. तो अब जो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हुए उनमें से कुछ तो एज अ रिजर्वायर बचे रह जाते हैं भाई आगे स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, और उन्हीं में से कुछ क्या बन जाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो प्लॉइडी क्या है वो क्या रहेगी, क्योंकि अभी डायरेक्टली स्पर्मेटोगोनिया ही किसमें कन्वर्ट हो गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो इसकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी? डिप्लॉयड, दैट इज इट 2n। A primary spermatocyte completes the first meiotic division, reduction division, leading to the formation of two equal haploid cells, that is secondary spermatocyte. आपको पता है कि जो मियोसिस होती है वो दो फेजेस में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होती है उसमें वही रिडक्शन डिवीजन होती है, उसी टाइम पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। और जो मियोसिस सेकंड है दैट इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि जब ये मियोसिस 1 हुई किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो दो इक्वल सेल बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उनकी प्लॉइडी क्या होगी? दे विल बी हैप्लॉइड which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocyte undergoes the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids. तो अब क्या है? अब मियोसिस कंप्लीट होनी है, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारी बनी थी उनमें मियोसिस सेकंड होगी और टोटल 2 से कितनी सेल्स बन जाएंगी हमारे पास? 4, और उनकी प्लॉइडी क्या होगी? n। ठीक है, तो और इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। तो अभी तक हमें क्या हो गया भाई? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड फॉर्म हो गए हैं। अब क्या होता है? ये स्पर्मेटिड जो है ये मैच्योर नहीं होते। अब इसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, इसमें टेल डेवलप होती है, एक एक्रोसोम रीजन आता है। तो वो जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। मैच्योर स्पर्म को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली पूछा जाता है, मैं आपसे अभी बता भी देता हूँ एक लाइन और बता के। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म्स हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। जैसा कि आप इसके साइड में जो डायग्राम फिगर 3.5 दिया हुआ उसमें भी देख रहे हो आप,
कि जो उनका हेड है वो टुवर्ड सर्टोली सेल है और जो उनकी टेल है वो कहाँ है, ल्यूमीन की तरफ है। ल्यूमीन का मतलब जो ट्यूब का मिडिल पार्ट होगा उसकी तरफ। Embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation। यहाँ पर जो दो डिफरेंस बनते हैं वो एक तो डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनना, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सिर्फ स्पर्मेटिड से मैच्योर होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना उसकी इनटू स्पर्मेटोजोआ, उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में डिफरेंस। तो स्पर्मियोजेनेसिस तो आपको पता लग गया, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, और स्पर्मिएशन क्या है, जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो ये दो डिफरेंस जनरली पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई, एक तो प्लॉइडी कि किसकी प्लॉइडी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया की 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की n, स्पर्मेटिड की n, स्पर्मेटोजोआ की n। तो ये आपको प्लॉइडी ध्यान रखनी होगी, कुछ डिफरेंसेस हैं। अब हम इसी के हार्मोनल कंट्रोल में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनल कंट्रोल, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी due to significant increase in the secretion of a gonadotropin releasing hormone GnRH। याद रखना ये GnRH कहाँ से रिलीज होता है, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होगा। आपको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन से रिलीज करता है, मतलब वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देंगे कि आपको ये हार्मोन रिलीज करना है या इनहिबिट करना है। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, इधर रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये यहाँ पर जो हार्मोन है वो कौन सा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज करवाएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज कराएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और दो गोनेडोट्रोपिन होते हैं ह्यूमंस में, एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होता है आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल और फीमेल में यहाँ तक की चीज सेम रहेगी। GnRH आया कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, वो किसके ऊपर एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ने क्या किया, फिर दो हार्मोन रिलीज कर दिए, LH और FSH, LH एंड FSH। अब वो एक्ट करेंगे मेल में अलग तरीके से, फीमेल में अलग तरीके से। क्योंकि हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट मेल्स। तो देखिए क्या होता है, LH acts at the Leydig cell, याद रखना LH starts from L, Leydig cells also starts from L, ठीक है। तो LH किसके ऊपर एक्ट करता है, Leydig cells के ऊपर, and stimulates synthesis and secretion of androgens। एंड्रोजन में क्या आते हैं आपका, मेनली टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन्स इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो LH एक्ट किया किसके ऊपर, Leydig cells के ऊपर। Leydig cells ने क्या रिलीज किया आपका, एंड्रोजन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और वो किस में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। दूसरा है FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स। FSH में S आता है, सर्टोली सेल में भी S आता है, याद रखना। तो ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स which help in the process of spermiogenesis। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब वही हो गया कि आप जो स्पर्मेटिड से क्या बन रहा था आपका स्पर्मेटोजोआ, तो उसमें मेनली ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देख लिया भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, और दूसरी चीज हमने देख ली कि आपका जो हार्मोनल कंट्रोल इसका क्या है। उससे आगे छोटा सा टॉपिक और बचता है, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जनरली CBSE में बहुत बार पेपर में आता है कि स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ का डायग्राम ड्रॉ करो। वो इधर नाम दे सकता है कि आप किन इन चीजों को लेबल करो, या वो डायरेक्टली ये भी बोल सकता है कि कोई भी 3 चीजें लेबल करो और उनका फंक्शन बताओ। तो वो चीज हम देख लेते हैं। तो मेनली जो स्पर्मेटोजोआ होता है या स्पर्म होता है, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, अ मिडल पीस एंड अ टेल। तो ये 4 पार्ट होते हैं मेनली, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो पूरी बॉडी इसको क्या करती है, एनवेलप करती है, ठीक है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म हेड में क्या होता है, एक इलोंगेटेड है, एक लंबा सा न्यूक्लियस होता है, ये दिख भी रहा है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटीरियल। Haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure called acrosome।
एक्रोसोम का बहुत बड़ा रोल है, ये आप जब फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे तब हम एक्रोसोम का मेनली रोल भी बताएंगे आपको। यहाँ भी दिया हुआ है, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मिडल पीस। द मिडल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है तो ऑब्वियसली बात है ये किससे रिलेटेड होगा, एनर्जी प्रोवाइड करने से, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जब कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म को क्या करना होता है, मूव करके कहां तक जाना होता है, आपकी फैलोपियन ट्यूब तक। तो उस टेल के लिए कोई भी चीज मूवमेंट होगी तो वहां एनर्जी चाहिएगी, तो यहाँ पर टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी कहां से आती है, यहां से मिडल पीस से, जिसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, विच प्रोड्यूस एनर्जी for the movement of tail that facilitate sperm motility essential for fertilization. The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus, of which for normal fertility at least 60% sperms must have normal shape and size, for at least 40% of them must show vigorous motility. ये जो फिगर्स हैं बेसिकली सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट को नॉर्मल शेप होनी चाहिए, साइज होना चाहिए, कितने परसेंट के पास है विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो यहां तक आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसका हार्मोनल कंट्रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।